वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुणवंत यशलाहा जो ईएनटी सर्जन हैं। सर काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं, तो सर से जानते हैं उनके पूरे करियर के बारे में, साथ ही सर सोशल रूप से जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में भी। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि डॉक्टर बहुत जिम्मेदारी भरा पेशा होता है, तो आपने इसी का चुनाव क्यों किया? फैमिली कंसर्न था कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए या आप खुद चाहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना? नहीं, डॉक्टर बनने का कंसर्न मेरे को फैमिली से ही मिला है, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे चाचा डॉक्टर है, मेरी चाची डॉक्टर है और मेरे पिताजी आज 90 ईयर्स के हैं, लेकिन उनको डॉक्टरी में भगवान की तरह ही पूजा जाता है। तो मैंने जो देखा था कि जो रिस्पेक्ट उनको डॉक्टरी में मिल रहा है, हम छोटे छोटे थे तब से उनको डॉक्टरी करते हुए हमने देखा है और गरीबों का इलाज फ्री करते हुए देखा है। तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में ऐसा आने लग गया कि नहीं, अपने को डॉक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना नाम भी कर सकते हैं, समाज का भी काम कर सकते हैं। अर्निंग तो खैर नो डाउट करनी है तो वो भी होती है। तो वो खुद से पिताजी और घर का माहौल देख के ही मन हुआ कि मेरे को भी डॉक्टर ही बनना चाहिए। सर आपका एजुकेशन क्या रहा है और एजुकेशन से लेकर जैसे अब आप इतने साल हो गए आपकी पूरी प्रैक्टिस को, इतने सारे पेशेंट्स आप देखते हैं, तो ये पूरा सफ़र कैसा रहा? सफ़र बढ़िया है मैडम। हमारी प्रैक्टिस मतलब पीएमटी एग्ज़ाम दी, एडमिशन लिया, इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। मेरा एडमिशन भोपाल में हुआ तो फर्स्ट प्राफ मैंने भोपाल से किया। भोपाल का मैं गैस विक्टिम भी हूँ। मैं 2 महीने तक आईसीयू में भर्ती था जब मैं भोपाल में हॉस्टल में रहता था। उसके बाद वहाँ से सेव होके आए तब, और हमने देखा कि एक डॉक्टर को कितनी इम्पोर्टेंस मिलती है और एक डॉक्टर को कितना ज़्यादा काम किया जाता है। क्योंकि उस समय जब वो भोपाल गैस कांड हुआ था मैडम, तब आप देखो कि वहाँ पे लाशें थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी की डेथ हो रही थी। मैं तो एक डॉक्टर था, तो इसीलिए मेरे को डॉक्टर एनपी मिश्रा ने ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाया था, वो तो जब सिलेंडर हटते थे और दिक्कत आती थी, उन्होंने बोला डॉक्टर को नहीं मरने देना है। और उस समय जितने मेडिकल स्टूडेंट थे उन्होंने कितने लोगों को उस समय बचाया है। तब से वो इंस्पिरेशन हो गया कि अपन डॉक्टर बनेंगे और अपने को लाइफ में ऐसा कोई मौका आया जिस समय कितनी डेथ्स किसी होती है, जिस समय डॉक्टर की इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ हमको करने को मिलेगी। और आप देखो घूम फिर के कहानी आज ये कोरोना पे वैसे ही आई। इसमें अमीर गरीब कैसे भी लोग थे, लेकिन अगर डॉक्टर और सोशल वर्कर अगर काम नहीं करे हुए होते तो आज ये सिनेरियो अनसन बदल जाता। तो वो भोपाल से किया, भोपाल से करने के बाद इंदौर एडमिशन लिया, इंदौर में लेके ईएनटी का पोस्ट ग्रेजुएट किया। और उसके साथ एक कहानी और जुड़ी है मैडम कि एक डॉक्टर सतीश व्यास थे जो अमेरिका के अंदर प्लास्टिक सर्जन है, वो मूर्ति उर्ति सब बनाते हैं। उनसे मेरी अचानक मुलाकात हुई। उनको जब मैंने बोला कि सर मैं भी मूर्ति बनाता हूँ, ये सब मूर्तियाँ मेरे हाथ की बनी हुई हैं, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर करा कि तुम राइनोप्लास्टी क्यों नहीं शुरू करते हो? जब आप नाक के शेप दे सकते हो तो ईएनटी के साथ आपको राइनोप्लास्टी करनी चाहिए। तो आज से 5 साल पहले मैडम ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा चेंजेस हो गया कि जो प्लास्टिक सर्जन नाक की सर्जरी करते थे वो नाक का शेप बदलते हैं। ईएनटी सर्जन जो करता है, जैसे मैं करता हूँ, तो नाक की सारी बीमारियां, हड्डी का टेढ़ापन, सांस, उन सबको मैं करेक्ट करता हूँ। लेकिन अभी अब ये हो गया कि एक सिंगल सिटिंग के अंदर नाक की सर्जरी भी हो जाती है। मतलब अब जो मैं करने लग गया तो आदमी की एस्थेटिक पार्ट भी ठीक हो जाता है और उसका फंक्शनल पार्ट भी ठीक हो जाता है। तो मैंने 5 साल से जब से जर्मनी और लंदन गया, उसके बाद मैं राइनोप्लास्टी शुरू करने लग गया। और अभी रिसेंटली मेरे को जब राइनोप्लास्टी मैंने शुरू की तो आप देखो हर पेशेंट, जब कॉस्मेटिक आप किसी से भी नज़र मिलाओ तो आँख से नज़र मिलने के बाद उसकी नज़र आपकी नाक पे पड़ती है। नाक अगर उसकी सुंदर है तो सारा सब कुछ बढ़िया दिखता है। जब मैं नाक को सुंदर करने लग गया तो लोगों की कंप्लेंट्स होने लग गई कि साहब मेरा आँख ठीक कर दो, मेरी भौहें ठीक कर दो। तो मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी का भी काम मैंने अभी चालू कर दिया। और मेरा जो जर्मनी का कोर्स था वो इनकम्प्लीट मेरा अभी 8 दिन पहले दिल्ली के अंदर कंप्लीट हो गया। तो अब मैं ईएनटी के साथ सारी कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक मेडिसिन की डिग्री मेरे को मिल गई, वो सब काम भी मैं शुरू करूँगा। मतलब मैं आईब्रोज ठीक कर सकता हूँ, मैं लिप्स ठीक कर सकता हूँ, मैं बढ़िया फेशियल कर सकता हूँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें अब मैंने शुरू कर दी है। तो मेरे को इस ईएनटी के साथ में ये सारा आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का मौका मिला और मैंने कोई भी चीज़ों को पीछे नहीं हटा, अपने जज्बे को, अपने जुनून को बरकरार रखा और ये सब चीज़ें मैं करने लग गया।
सर कोरोना ऐसा वक्त था जब सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर था तो मेडिकल फील्ड पर था, जी। तो इस वक्त आपने किस तरह से काम किया, कुछ चैलेंजेस आए आपके सामने? बिल्कुल चेंजेस आए मैडम। जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, घर वालों को ये लगता था कि हमारा ये बेटा या बहू या डॉक्टर जो भी है वो घर से ना निकले। जी। मेरे घर पे भी सिचुएशन ऐसी की ऐसी हुई थी कि जैसे ही कोरोना कैसे पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बढ़ने लग गए, उसके बाद वो सारे पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में आने लग गए। जी। मैं यूजुअली विशेष में ज़्यादा ऑपरेशन करता हूँ, जो अभी अभी आजकल जुपिटर हो गया है ना। जी। तो आप देखो कि जैसे ही पहला जो बेच डॉक्टर्स की प्राइवेट की आई कि ये प्राइवेट डॉक्टर्स को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ेगा। मैडम जैसे ही मेरा पेपर में नाम आया, मेरे घर वालों का सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मेरे बहनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मतलब घर में मुन्ना बोलते हैं कि मुन्ना को अब ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, है ना। मेरे को भी डर लगा कि यार अब मैं घर से निकला तो शायद वापिस नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने कलेक्टर से बात करी, मालिनी गौर मैडम से बात करी, सबसे बोला, उन्होंने कहा नहीं आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा डर भी लगा। पहले दिन जब मैं अस्पताल गया तो ऐसा गया युद्ध पे जा रहा हूँ। मतलब 3 पीपी किट, मास्क, ये सब। पहला जब सैंपल मैंने लिया नाक का कि जब कोरोना के लिए, तो मतलब मैडम सही बात है कि भयंकर डर था। लेकिन वो जब पेशेंट्स को लिया, कोरोना का सैंपल लिया, धीरे धीरे डर ख़त्म होने लग गया। पेशेंट के पास जाने लग गए, पेशेंट का इलाज करने लग गए, धीरे धीरे डर ख़त्म होने लग गया। और दिन भर में जब 8-8, 10-10, 15-15 टेलीफोन आने लग गए थे, तो एक टाइम तो ये आ गया था मैडम कि मेरी घरवाली बोली थी कि आप तो क्लिनिक अटेंड करके आते हो, उसके बाद कोरोना करते रहते हो। तो मतलब मैं तो चली जाती हूँ दिन भर, या तो तुम्हारी डॉक्टरी कर लो या घर आके शांति से बैठो। पर उस समय लोगों को डर इतना था, तो अपने को लगा था कि ये अपनी ड्यूटी है, अगर हम टेलीफोन से भी दवा बता के लोगों को ठीक कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। मतलब मेरे को उस समय मज़ा आने लग गया था कि सारा ईएनटी फैकल्टी, लोगों को लगता था कि कोरोना में ईएनटी का क्या काम है। फिर लोगों का कंसेप्ट धीरे से ठीक हुआ कि ये नाक और गले से ही बीमारी इंटर करती है। जैसे आपके घर के ऊपर अगर कोई चौकीदार ढंग का नहीं है तो घर के अंदर आपकी चोरी हो सकती है। तो तब वो कंसेप्ट समझ में आया कि नाक और गले को अगर हम किसी को अच्छे से सोशल गाइडेंस कर सकते हैं तो हमको वो करना चाहिए। तो हमने वो चीज़ की मैडम। इसी के साथ मेरा सम्मान किया था इंदौर के आईजी ने। ये जो फेस शील्ड का कंसेप्ट था मैडम, ये सबसे पहले मैं ही लेके आया, और ये फेस शील्ड्स मैंने बनवाई। और मैंने एक ही काम करा, सोशल वर्कर और सारे पुलिस वालों को सारी शील्ड्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी है। तब मेरा आईजी ने सम्मान किया था और ये बोला गया था स्टेज पे कि डॉक्टर से हम मदद तो लेते हैं, लेकिन डॉक्टर किसी पुलिस की मदद कर रहा है, ये पहला डॉक्टर ऐसा है जिसने पुलिस वालों को शील्ड बांटी है। तब मेरा सम्मान पुलिस बैंड के साथ आज से 5-6 महीने पहले यहाँ पे कलेक्टर का इसमें एसपी कार्यालय में मेरा सम्मान हुआ था। तो मतलब ये कोरोना से मैंने इलाज भी किया, मैंने जो मानवता थी उसको भी टच किया। तो मेरे को नहीं चाहते हुए मेरा सम्मान आईजी ने भी किया कि भाई डॉक्टर शील्ड बांट रहा है। तो धीरे धीरे शील्ड का कंसेप्ट क्लियर होता गया कि भाई मास्क तो लगा हुआ है मैडम, लेकिन जो अपने ये वेपर्स होते हैं जो अपन बात करते हैं, जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हालांकि मेरे को मास्क लगाना चाहिए आपके लिए, और क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें इतनी माइल्ड हो गई हैं इसलिए हम आज ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब चूंकि आपने लगा लिया तो मैंने नहीं लगाया, ठीक है। पर उस शील्ड का काम ये था कि जो अपनी वेपर्स होती थी, वो जो उड़ती थी, वो डेंजरस होती थी आदमी के लिए। तो वो शील्ड का कंसेप्ट आया और लोगों ने शील्ड दी, हमने भी बांटी। तो इस तरीके से मेरे को कोरोना ने मानवता भी सिखाई, हमने भी काम किया। पेशेंट का रिस्पांस भी बहुत बढ़िया रहा। आप देखो डॉक्टरों को और सोशल वर्कर्स को जितनी इज्जत मरीज और अटेंडेंट ने दी उतनी कभी नहीं मिली। लोगों ने मिसयूज भी किया। भाई आपके घर में किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया कोरोना से, तो लोगों ने डॉक्टरों को मारा भी है। वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि आपने उठाया, क्योंकि सबको ये लगता है कि डॉक्टर के पास गए तो आदमी बचेगा ही। जैसे आज अगर मेरे से कोई पूछता है डॉक्टर साहब आप ईएनटी सर्जरी कर रहे हो तो रिस्क कितनी है, तो मेरा पहले मुंह से ये निकलता है रिस्क 100% है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन टेबल पे हो सकता है। मैं नाक की सर्जरी करूंगा तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। तो उस दौरान जो लोगों के कोरोना में पेशेंट्स मरे या डेथ हुई तो लोगों को डॉक्टरों को मारा या सोशल वर्कर्स को मारा, वो बहुत गलत चीज़ थी। उसका आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सा प्रदर्शन किया, लोगों के इंटरव्यू लिए, लोगों को गाइड किया कि भाई डॉक्टरों को मत मारो, जो सोशल वर्कर है वो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको करने दो।
सर आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद मेडिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्या चीज़ें पहले से बेहतर हुई है, सुविधाएं बिल्कुल बढ़ी हैं? पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं, पेशेंट की अवेयरनेस बढ़ गई है, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है। अब जो हम पहले काम करते थे कि चलो एक बार में 2 पेशेंट देख लिए, 3 देख लिए, एक साथ ग्रुप में बिठा लिया। अब पेशेंट को भी इतनी अवेयरनेस हो गई कि डॉक्टर अगर मना कर रहा है तो एक बार में एक ही मरीज जाएगा। हमारे इक्विपमेंट्स सारे चेंजेस हो गए, स्टेरिलाइजेशन इम्प्रूवमेंट हो गया। अब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम स्टेरिलाइज करके मरीज को देखते हैं। मेरे यहाँ पे मरीज मास्क लगा के आता है तो भी मैंने यहाँ पे 40-50 रुपये लेता हूँ अलग से शील्ड, अलग से मास्क, अलग से गाउन देता हूँ, शू कवर देता हूँ, तो मरीज पहनने लग गए हैं। कोई उसको अपोज नहीं करता है। अब उसको भी समझ में आने लग गया कि मैं जितनी डॉक्टर की बात सुनूंगा और जितनी डॉक्टर हमारी केयर कर रहा है उतना अच्छा है। एडवांसमेंट हो गया। अब पहले हम एक बार में देखते थे, अब क्या करते थे कि अब एक ही बार में एंडोस्कोपी करी, उसको दूर से बैठ के देख लिया। अब वो इतना अवेयर हो गया, उसको वीडियोस हम देने लग गए। सब चीज़ मतलब और स्मूथ गोइंग हो गई है। मरीज की भी अवेयरनेस बढ़ गई। वो चाहता है कि पहले वो एक बार में ही सब चाहता है कि मेरा एक बार में सारा काम हो जाए। जैसे मेरे यहाँ ऑडियोमेट्री का सेंटर भी है, एलर्जी टेस्ट भी होता है, ईएनजी टेस्ट भी होता है। तो अब मरीज जब आता है तो उसकी इतनी अवेयरनेस बढ़ गई। अपन ने उसको बोला कि भैया तेरे कान के पर्दे में छेद है, तू टेस्ट करा ले, वो तुरंत टेस्ट कराता है। मतलब अब वो ये नहीं बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा 2 दिन बाद करा देना, तेरे को चक्कर आ रहे, ईएनजी टेस्ट करा ले, वो तुरंत करा लेगा। भाई अभी ये कोरोना भी एक तरह का एलर्जी वाला कंडीशन नाक से गया है। हम यहाँ पे एलर्जी टेस्ट भी होता है, तो अब एलर्जी टेस्ट भी हम जैसे मरीज को बोलने लगे तो वो भी अब तुरंत करा लेता है कि भाई मेरा एक पार्ट ठीक हो गया तो कम से कम मेरा दूसरा पार्ट जो कोरोना का वैक्सीन जब भी आएगा तो अभी हम जो नॉर्मल एलर्जी करके उसका वैक्सीन देते हैं। तो इतनी अवेयरनेस बढ़ गई कि लोगों में इस चीज़ की चीज़ें बढ़ गई। पहले वो जो आदमी 2 बार सोचता था वो सोचता नहीं है। अब वो सोचता है कि मेरे को जो चीज़ मिल रही है वो मैं ले लूँ और एक बार के बजाय मेरे को बार बार क्लिनिक पे जाना नहीं पड़े। जी, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है तो अभी भी लोगों को वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं लोगों में कि सेफ होगा या नहीं, हमें इसे लगवाना है या नहीं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? और एक चीज़ और देखने में आ रही है कि वैक्सीन आया है तो जो कोरोना के प्रोटोकॉल थे, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, तो लोग इसे थोड़ा सा इग्नोर करने लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये हमें कोरोना की बढ़त की ओर लेकर जाएगा? नहीं, देखिए ये जो अभी लोगों में भ्रांति हो रही है कि कोरोना चला गया है, कोरोना के वैक्सीन्स आना चालू हो गए हैं, तो अब हम लापरवाही करें, वो एकदम गलत लोग कर रहे हैं। आज भी हमको मास्क या हम जो 2 या 3 महीने पहले जो चीज़ें कर रहे थे, फेस शील्ड लगा रहे थे, मास्क लगा रहे थे, हम गागल्स कर रहे थे, हम सैनिटाइज कर रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे, ये सब चीज़ें अभी भी करना ही चाहिए। चीज़ें माइल्ड ज़रूर हो गई हैं, चीज़ें कम हो गई हैं, पेशेंट्स कम हो गए हैं। पहले हर आदमी को जिसको कोरोना होता था उसको लगता था कि मेरा चेस्ट गया, मेरी प्रॉब्लम हो गई। अब हमको ट्रीटमेंट मिल गया है, इसलिए डेथ्स कम हो गई है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अस्पतालों में मरीज को जाना कम हो गया। लेकिन आज भी कोरोना हो रहा है। रोज़ 2 या 3-4 मरीज के टेलीफोन आते हैं जिनकी मैं दवा बताता हूँ। आज भी हमको कोरोना से बचने के लिए कोरोना की स्ट्रेन चेंज हो रही है। अमेरिका में कुछ स्ट्रेन बदल गई हैं, हो सकता है कि वो स्ट्रेन बदल के फिर इंडिया के ऊपर हॉबी करें। तो उसके लिए हमको वैक्सीन जो सरकार अभी लगवा रही है, वैक्सीन हर आदमी को लगाना चाहिए, वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। एक जो भ्रांति आदमी को आ रही है कि वैक्सीन लगाओ मेरे को बुखार आ रहा है, तो बुखार आ रहा है इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जैसे आप अभी कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे आपको छींक आई, तो छींक इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब आपकी बॉडी को वो एलर्जन पसंद नहीं है, इसलिए कुदरत ने छींका है। आपने कुछ गंदी चीज़ खाई है तो तुरंत आपको कफ आएगा ताकि वो चीज़ गंदगी निकल जाए। तो वैसे के वैसे जो अगर ये वैक्सीन है, वैक्सीन भी बॉडी में अपने लिए एंटीबॉडीज़ बना रहा है। एंटीबॉडीज़ बनेगी, जैसे पोलियो था, डीपीटी, ये जो इंजेक्शंस लगे हैं ना, फीमेल्स को दूसरे कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ ऐसे वैक्सीन लगते हैं जिनसे हमने को प्रोटेक्शन मिलता है। तो वैक्सीन भी क्या करता है कि वैक्सीन नथिंग, ये कोरोना के डेड वायरस होते हैं, अपने शरीर को डेड और लाइव में मालूम नहीं है। हमारे शरीर में कोरोना डेड गया या वो मरा हुआ गया, हमारा बॉडी उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो वैक्सीन्स के अंदर भी ये डेड वायरस होते हैं, तो जैसे हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ जस्ट लाइक पुलिस थाना है,
पुलिस थाने में अगर एक पुलिस वाला है तो वो पुलिस थाना काम का नहीं है। एक पुलिस थाने में अगर 50 पुलिस वाले हैं तो कोई दंगा फसाद होएगा तो अपने को लड़ने की ताकत है, तो वो उस वायलेंस को बचा सकता है। तो वैसे के वैसे एंटीबॉडीज अपने शरीर में पुलिस का काम करती है कि खूब सारी एंटीबॉडीज बनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमको वो वायरस अटैक करेगा तो वो सारे के सारे एंटीबॉडीज एक साथ उस पर हमला करके उसको मारेगी। तो हमको वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। वैक्सीन लगाने से हम अपना तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन हम समाज के बाकी लोगों को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपने वैक्सीन लगा लिया, अब आपकी संभावना ये कम हो गई कि आपको वायरस नहीं होएगा, या होएगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो आपको नहीं होगी तो आपने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को और समाज को स्प्रेड होने से आपने एक अपना फर्ज अदा करा। इसलिए वैक्सीन हर आदमी को लगाना ही चाहिए। आपके पूरे मेडिकल करियर में आपका बेस्ट सपोर्टर कौन रहा है, और आज आप इतने सक्सेसफुल हैं तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरी फैमिली को तो जाता ही है, मेरे स्टाफ को भी जाता है, मेरे दोस्तों को भी जाता है, मेरे समाज को भी जाता है, और मेरे पेशेंट्स को भी जाता है। क्योंकि मैंने पेशेंट्स को इलाज अगर मैं करता हूँ, मेरे पिताजी ने एक ही डायलॉग दिया था कि अगर हम किसी डॉक्टर का, किसी का भी काम कर रहे हैं, किसी अमीर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपने गरीब का भी काम फ्री में करके दिया है। हमको प्रैक्टिस में हमेशा यही लगता है कि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े, हमारा काम बढ़े। तो उन्हें बोला था कि ये जो बाजा है, मतलब गरीब आदमी का आपने काम करके दिया, वो जो आपका बाजा बजाएगा दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। तो मेरे करियर में मेरे दोस्तों, मेरे फैमिली, मेरे पेशेंट्स का भी, मेरे स्टाफ का, सबका उतना ही हाथ है जिनकी वजह से मेरी ग्रोथ हुई है। जी, आपके पूरे करियर में फैमिली ने जिस तरह से सपोर्ट किया है आपको, और अभी कोरोना का जो काल निकला उस टाइम पर फैमिली ने किस तरह आपको सपोर्ट किया, और आप फैमिली और अपना प्रोफेशन दोनों किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? बिल्कुल, मेरे जब कोरोना में मेरे को 2 या 3 दिन बाद जब मेरी ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मेरे को डर लगा जी। तो मेरी बेटी जो है वो BBA कर रही है, उसका एक ही डायलॉग था कि पापा अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं जॉब करने ज़रूर जाती। वो उसने मेरे को इंस्पायर किया जी। उसी से मेरे को ये आया कि नहीं यार, अपने को डॉक्टर तो बने हैं, पर अगर मेरी बेटी ऐसा बोल सकती कि मैं डॉक्टर होती तो ज़रूर जाती। उसने मेरे को इंस्पायर किया और मैंने काम किया। मेरे फादर मेरे को बराबर इंस्पायर करते रहते हैं कि आपको डॉक्टरी बराबर करनी है, कोरोना का टाइम आया है तो इसमें अपने को पीछे नहीं हटना है। तो मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, सब ने मेरे को इंस्पायर पूरा बराबर किया। यहाँ पे मेरे स्टाफ ने भी, सबको डर लगता था यहाँ ना कि सर पेशेंट देख रहे हैं, भाई मैंने क्लिनिक खोल लिया तो मेरे स्टाफ को आना ज़रूरी है जी। भाई आना ज़रूरी है, तो उनकी भी मैंने प्रोटेक्शन पूरा किया और उन्होंने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया, मैंने भी सबका ध्यान रखा। तो ये है कि हमारा सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, सबके व्यवहार से हमारा काम चलता रहा। भाई मैं अकेला यहाँ आता और मेरा स्टाफ या मेरे सपोर्टिव मेरे को काम नहीं करते, मेरा मेडिकल वाला काम नहीं करता, तो मैं क्या करता? तो इसमें मेरी फैमिली और सबका भी मेरा बराबर सा योगदान रहा है। जी, आपकी हॉबीज़ क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? मैडम मैं अपने आप को पागल बोलता हूँ, है ना। मेरी बहुत सारी हॉबी हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज में बेस्ट एक्टर का प्राइज़ लिया है, मैं डांस करता हूँ, मैं ड्रामा करता हूँ। दूसरा मेरे को स्कल्पचर्स बनाने का शौक है, मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ, गणेश जी बनाता हूँ, और मैं राइनोप्लास्टी के मॉडल्स भी बनाता हूँ। जो आगे से जो राइनोप्लास्टी है उसको मेरा ऐसा एक चीज़ है, मेरे को किसी ने बोला था मूर्ति बनाने वाले तो बहुत लोग हैं, आएंगे और मर जाएंगे, आपको अगर अमर होना है तो मेडिकल से संबंधित राइनोप्लास्टी के मॉडल्स बनाओ, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मॉडल्स बनाओ। तो जो आगे वाले ENT वाले या प्लास्टिक सर्जन जो आते हैं, जिनको नाक की जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं उनको कैसे करेक्ट करना है, तो अब मैं वो राइनोप्लास्टी के मॉडल्स बना रहा हूँ। मैं मूर्ति बनाता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ। दूसरा मेरे को एक शौक है कुकिंग करने का, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, 10 लोगों को 15 लोगों को खाना बना के खिला सकता हूँ। ये मेरे थोड़े से पागलपन के शौक हैं जो मेरे को जिंदा रखते हैं। जी, आपके अब तक के बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड कौन से रहे हैं, और सोशल लेवल पर आप किस तरह वर्क करें? मैडम एक लाइफ का बहुत अच्छा किस्सा है जो सन 2000 का है। एक मरीज भर्ती हुआ था, मैं डॉक्टर के नाम नहीं लूँगा, उसको गले में थायराइड में इतनी बड़ी गठान थी जो चिन से लेके चेस्ट तक गई थी, ऐसी बड़ी गठान जिसको देख के डर लगता था। और वो मरीज एक अस्पताल में भर्ती था और उसको डॉक्टरों को भी लग रहा था कि इसकी सर्जरी हम कैसे करेंगे। उसके सारे CT स्कैन MRI सब हुए, है ना, और उसको ये बोला गया कि तेरे को कैंसर, नेचुरली देखने में लग रहा था कि कैंसर है।
तो उस मरीज को 3 से 5 दिन तक रोज डॉक्टर आके एग्जामिन करते थे। तो उसको 3-4 दिन में इतना फोबिया हो गया कि मेरे को तो कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ। 2002 के अंदर तो मैं और थोड़ा लड़का जैसे ही दिखता था मैडम। तो उस भर्ती मरीज को किसी एक आदमी ने बोला कि तू एक काम कर, एक डॉक्टर यशला के पास चल, तो उनको दिखा लेना। तो वो भर्ती मरीज मेरे पास आया और उसने मेरे को देखा कि नहीं आया, तो कल का लड़का बैठा है, क्या इलाज करेगा मेरा। तो उसने बोला मेरे को नहीं दिखाना। तो मैंने मेरी लड़की को बोला कि 30 रुपये इसके वापस कर दे, मेरे को नहीं देखना भाई, इसको नहीं दिखाना तो मैं फोर्स क्यों करूँ। पर जो उसके साथ में आया था उसने ये बोला कि नहीं यार दिखा तो ले। मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने कहा सारी रिपोर्ट देखी, मैंने कहा देख भैया तू पहले डर तो ये निकाल कि तेरे को कैंसर नहीं हुआ है। कहने की क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहा तेरी रिपोर्ट में दिख रहा है कि तेरे को कैंसर हो सकता है, लेकिन तेरी रिपोर्ट्स में कहीं भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो ये प्रूव करती है कि तेरे को कैंसर हुआ है। तो उसने बोला आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं एक ही काम करूंगा, कल सुबह तेरी सर्जरी है, सबसे पहले तो तेरे को ये करना पड़ेगा, जो डॉक्टर तेरे को ऑपरेशन कर रहा है कैंसर सर्जन, उसको फ़ोन करना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कल मेरा काम है, मेरी कल की जगह परसों सर्जरी कर दो, ताकि डॉक्टर ने जो व्यवस्थाएं करी है वो गड़बड़ा नहीं जाए। कहले आप क्या करोगे। मैंने कहा सिर्फ मैं आपको एक जगह लेके चलूँगा अस्पताल में, सोनोग्राफी वाले को बुलाऊँगा, पैथोलॉजिस्ट को बुलाऊँगा और आपकी इस गठान में से एक निडल डाल के पानी निकालूंगा और उस पानी निकाल की जाँच करूँगा, उसी में मेरे को मालूम पड़ जाएगा इसमें बीमारी क्या है, कैंसर है तो मालूम पड़ जाएगा। आप चाहो तो मेरे से सर्जरी कराना, चाहो तो कैंसर सर्जन सर्जरी करा लेना। मैडम वो किस्सा मेरे को याद है, क्योंकि मैं जब उसको अंदर लेके गया और उसके बाद 50 लोग बाहर खड़े हुए थे, इतनी बड़ी गठान थी, मैंने निडल डाली, पैथोलॉजिस्ट मेरे साथ खड़ा हुआ था, मैंने हार्डली एक बूंद का 100वां हिस्सा भी निडल में नहीं आता गठान में से, इतना कम पानी निकलता है जिससे पैथोलॉजिस्ट जांच कर लेता है। मैंने जैसे पानी निकाला मैडम तो मेरी सिरिंज येलो कलर के पानी से भर गई, मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने उस निडल को वहीं लगा रहने दिया, वो जो ड्रॉप था वो एक स्लाइड में डाला, पैथोलॉजिस्ट को बोला कि आप देखो कि इसमें क्या है, और मैंने बड़ी सिरिंज लगाई, छोड़ दी। पैथोलॉजिस्ट ने जैसे ही देखा तो वो तो लिटरली ऐसे कूदे कि सर देखो क्या दिख रहा है। तो मैंने जैसे ही देखा तो मैडम जो अपने को लूज मोशन लगते हैं जिस कीटाणु से, उसका नाम है इंटोमीबा हिस्टोलिटिका, तो वो कीटाणु लाइव उस पानी में जिंदा तैर रहे है ना। और तो मैडम उसके बाद क्या हुआ, मेरी नीयत खराब हुई, तो मैंने क्या करा, वो निडल लगी हुई थी, मैंने 20 ml की सिरिंज ली और वो पानी निकालना चालू करा। मैडम मेरे देखते देखते वो गठान पूरी गायब, मैंने पूरा पानी निकाल दिया, गठान पूरी चिपक गई। अब बाहर समझ नहीं पड़े। अब जब मैंने मरीज को बाहर निकाला तो मैडम लोग, कोई हंस रहा, कोई रो रहा कि भाई ये गठान गई कहाँ। भाई मेरे को टांडे टूट करने वाला डॉक्टर तो हो नहीं कि यार हाथ फेरा और गठान गायब हो गई। वो लिटरली वो गठान तो गायब हो गई थी। मैंने बाहर जाके बोला कि अब आपका ये आदमी की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन की दवा दूंगा, फ्लेजिल जो दवा आती है दवा मेट्रोजिल, और ये 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। और मैडम वो ठीक हो गए। उसके बाद मैंने एक समझदारी करी कि जिन जिन डॉक्टरों ने सीटी स्कैन MRI करा था, मैंने उस मरीज को उसी डॉक्टर के पास दोबारा भेजा जांच के लिए, जो 8 दिन पहले ये लिख रहा है कि इतने बाई इतने की गठान है। तो अब जब मरीज गया है तो उसको जब आज गठान नहीं है तो उसको लिखना पड़ेगा कि आज गठान नहीं है। मतलब आप जैसे डॉक्टर हो तो आपने ये लिखा कि गठान है और आप ही ने 8 दिन बाद लिखा गठान नहीं है और सर्जरी नहीं हुई। तो वो एक तरह का अजूबा था जो मैंने डॉक्टरों को बोला कि गले में अमीबाइसिस आई कैसे। फिर मैंने उसको कॉलेज में प्रेजेंट करा, सारे अखबारों में मेरा सुर्खियों में नाम ही नाम, हर टीवी चैनल में मेरा इंटरव्यू। उस समय लोगों को तकलीफ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जीवन का ऐसा किस्सा है। उसके बाद मैंने उस किस्से को उस प्रेजेंट को लंदन भी प्रेजेंट करा, जर्मनी भी प्रेजेंट करा। सन 2000 का देखिए मैंने वो सिटी भास्कर की रिपोर्ट आज भी मेरे वहाँ लगी हुई है, जिसको मैंने लगा रखी है। वो जीवन का एक बहुत बड़ा ऐसा किस्सा है जो आज हमको बहुत अच्छा लगता है। एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, मीन्स मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर में एजुकेशन के अलावा क्या क्वालिटी होना चाहिए जो उसे एक सक्सेसफुल बनाती है। सक्सेसफुल डॉक्टर की मैडम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ह्यूमैनिटी, मानवता। जिस डॉक्टर ने अपनी जिंदा रखी है उसको कहीं पलट के देखना नहीं पड़ेगा। हमारे फादर ने ये बोला था कि अगर आपको, बहुत लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, यहाँ करते हैं, वो करते हैं ना, सब चीज़ करते हैं, उन्हें एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा अपने पास मरीज आता है, आप अगर उसका काम ईमानदारी से कर दो, गरीब का है तो फ्री में कर दो, पर अपने धंधे से बेईमानी मत करो, ईमानदारी से वर्क करो, तो वो आपको जो मिलेगा
और आप गरीब का या किसी का ऐसा काम करके देते हो तो आपको कहीं धर्म करने की जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करने की उसी का काम कर दो, वो तो चल के पास आपके पास आया है। तो आपने अगर ह्यूमैनिटी मानवता जिंदा रखी है। मैंने बहुत सी बार ये देखा है मैडम कि मेरा एनेस्थेटिस्ट कितनी बार सर्जरी के लिए बोलता है कि सर हमको सर्जरी इसकी पोस्टपोन करनी, इसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। मैंने देखा ये सिंपली अगर मैंने उसका हाथ में हाथ लेके बैठ गया, 5 मिनट के लिए बात करिए कि डरने की ज़रूरत नहीं, हम सर्जरी आज नहीं, हम 2 दिन बाद कर लेंगे, अभी बीपी बढ़ा हुआ है, हम आज पोस्टपोन करेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे। मैंने देखा है 5-7 मिनट बाद देखो तो बीपी डाउन हो जाता है, हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ है, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी। और हमारे जो पेशेंट जो अपने पास विश्वास लेके आया है उसका प्रॉपर तरीके से कम पैसे में अच्छे से करके दो। जी, हमारी सोसाइटी और यूथ को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप जिस फील्ड से जुड़े हैं वो पूरी तरह से सोशल वर्क है एक तरह से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को कि वो किस तरह अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, अभी ये जो कोरोना के टाइम भी हम बात करें कि अकेला सोशल वर्कर, अकेला डॉक्टर ये काम से काम नहीं हुआ है, इससे हमने जंग नहीं जीती है। ये जंग जीतने के लिए हर आदमी ने मदद करी है और यंग्स लोगों ने जितनी मदद करी है, जितने लोगों ने जा के खाना बांटा है, दवाइयाँ बांटी हैं, वो उनसे अगर आप पूछोगे जिन्होंने ब्लड दिया, ये तो कोरोना ऐसी चीज़ थी जिसमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, लेकिन इसके अंदर जब तक घर घर जाके लोगों के यहाँ खाना दिया है, कर्फ्यू के टाइम पे चीज़ें पहुँचाई हैं, दवा पहुँचाई है, तो ये यूथ ने काम किया है। आप उस यूथ से जाके पूछो कि वो बोलेगा कि मेरे जीवन में इससे अच्छा काम मैंने कभी नहीं करा कि मैंने जब जाके किसी को रोटी दी है, बिस्कुट दिया, कुछ दिया है, और वो ये बोलता है कि मैंने 3 दिन से खाना ही नहीं खाया है, उससे आप जाके पूछो। तो यूथ को ये मैसेज है कि हमारी पढ़ाई पूरी करें, हमारे सारे काम करें, लेकिन ऐसी कोई विपदा आ जाती है, ऐसी कोई चीज़ आती है जिसमें सारे लोगों के सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और इनसे जगत नहीं है, लेकिन जो पब्लिक और समाज में यंग्स लोगों का जो काम है वो भी हमको ईमानदारी से जूझ के करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज डॉक्टर यशलाहा से हमने कई सारी बातें जानी, उनके करियर के बारे में जाना, वो यहाँ पर अपने पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं देते हैं उसके बारे में भी सर ने हमें बताया। साथ ही एक चीज़ दी है कि ईमानदारी और मानवता के साथ अपना काम करिए तो आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.